नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं मलकीत सिंह विश्व भूगोल की मैपिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करने जा रहा हूं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का फिजिकल स्ट्रक्चर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भौतिक संरचना के बारे में आज हम जानेंगे। तो इस भौतिक संरचना के अंदर आज हमें तो फिजिकल स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है और इस पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमें पूरी भौतिक संरचना के अंदर हमें पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल के बारे में स्टडी करना है। तो चार चीज़ें हम इस पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। माउंटेन्स के बारे में, पर्वतों के बारे में, प्लेटू पठारों के बारे में, प्लेन मैदानों के बारे में और डिजर्ट मरुस्थल के बारे में। तो इसको कहा जाएगा उत्तरी अमेरिका का फिजिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के फिजिकल स्ट्रक्चर में पर्वतों के बारे में कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन से पठार हैं, फिर हम कौन से आपके मैदान हैं और कौन से मरुस्थली भाग हैं। तो एक एक करके सभी के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आओ आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका के पर्वतों की जब बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में पर्वतों का अधिकांश हिस्सा अगर आप देखोगे इस मैप में तो अधिकांश पर्वत आपको उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर ही मिलते हैं। इसलिए इस पश्चिमी भाग में अगर आप देखोगे तो इस पश्चिमी भाग में अगर अधिकांश पर्वत मिलते हैं तो इसी पश्चिमी भाग को कहा जाता है पश्चिमी कॉर्डिलेरा। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित पर्वतों को क्या कहेंगे? पश्चिमी कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है। इस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का निर्माण किस तरीके से हुआ उसको समझेंगे। पश्चिमी भाग में ही ये सारे पर्वत हैं। पूर्व की साइड में आपको पर्वत मिलता है लेकिन केवल एक ही पर्वत है जिसका नाम है एप्लेशियन पर्वत। तो एप्लेशियन पर्वत यहां पर आपको मिलता है पूरब में, और पश्चिम में जितने भी पर्वत हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा में, जैसे ब्रुक्स श्रेणी, अलास्का श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी, कोस्ट श्रेणी, रॉकी पर्वत है, कॉस्केट श्रेणी है और भी आपका सेरा नेवादा, सेरा माद्रे। तो इस तरीके से काफी आपको एक पूरी श्रृंखला मिलती है जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, जिनको संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा। इन पश्चिमी कॉर्डिलेरा में जितने भी पर्वत हैं ये सारे के सारे पर्वतों की बात करें तो हम कहेंगे कि ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो सभी के सभी क्या है? यहां पर एक वलित पर्वत, मतलब यहां पर ये सभी के सभी क्या हैं? फोल्डिंग माउंटेन है। क्लियर हो गया? अब हमें यह देखना है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर ही वलित पर्वतों का निर्माण क्यों हुआ है, पूर्वी तटों पर वलित पर्वतों का निर्माण क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज को समझने के लिए आप यहां पर याद रखेंगे, देखें यहां पर जब भी हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो इस तरीके से, तो ये उत्तरी अमेरिका का आपका हो गया पश्चिमी हिस्सा और इस साइड उत्तरी अमेरिका का है पूर्वी हिस्सा। तो जितने भी फोल्डिंग माउंटेन हैं वो सारे का सारा फोल्डिंग माउंटेन आपको किस साइड मिलता है? वेस्ट में। और इसके बाद जो ओल्ड माउंटेन है जितना भी वो आपको मिलेगा ईस्ट में। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है किसका? एप्लेशियन पर्वत का। और इस साइड काफी उदाहरण है, ब्रुक्स रेंज है, अलास्का रेंज है, आपका मेन सबसे यहाँ पर कौन सा है? रॉकी पर्वत। तो इनका निर्माण कैसे हुआ? तो इसके निर्माण के लिए दोस्तों आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है PTT, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा ही आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रयास करते हैं समझने का। तो प्लेटों के आधार पर इन सारी चीजों को समझा जाता है। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि ये जो हिस्सा है ये पूरा, तो यहाँ पर पूरे में क्या है? एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का विस्तार आपका पूरा अटलांटिक महासागर है। तो ये पूरी प्लेट को क्या कहा जाता है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के इस साइड दोस्तों जो प्लेट है, इस साइड जो पूरी इस प्लेट के साथ किनारा बना हुआ है इस प्लेट का, यहां पर इस पूरी प्लेट को कहा जाएगा, तो यहां तक पूरी जो प्लेट है ये, तो इस पूरी प्लेट को दोस्तों कहा जाता है पैसिफिक प्लेट। तो एक तरफ आपके पूरी प्रशांत महासागर की प्लेट है और इस तरफ पूरी प्लेट को क्या कहेंगे हम? उत्तरी अमेरिकन प्लेट।
तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंदर हम देखेंगे तो इस प्लेट का जो डायरेक्शन है वो ये रहता है और इस प्लेट का डायरेक्शन आप देखेंगे यहाँ पर है। तो दोनों प्लेटें जब आपस में यहाँ पर टकराती हैं तो टकराने से ही यहाँ पर क्या होता है, इस हिस्से पर वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें जो प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा जाता है तो आपसे क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी तट पर पर्वतों की या वलित पर्वतों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो हम कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक में भी कौन सा कारण है, इस कारण को कहा जाता है अभिसारी संचलन। तो किस संचलन के परिणाम स्वरूप हुई है, अभिसारी संचलन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। तो कन्वर्जेंट मूवमेंट के कारण यहां पर क्या हुआ, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ज्यादा डिटेल से मैं नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि इसको आप जब मैपिंग के अंदर टॉपिक में पढ़ेंगे, यहां प्लेट टेक्टोनिक का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अभी सिर्फ याद रखना है कि जब भी आपको उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी घाट के तट के पर्वतों को एक्सप्लेन करना हो तो आंसर देंगे कि इनकी उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर हुई है। प्लेट टेक्टोनिक में किस प्रकार के मूवमेंट से हुई है, कन्वर्जेंट मूवमेंट से हुई है, अभिसारी प्लेट संचलन से हुई है, किन प्लेटों के टकराने से हुई है, तो हम कहेंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के टकराने से पश्चिमी तट पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसका सिंपल तरीका होता है याद रखने का कि पश्चिम की तरफ जिस तरफ प्लेटें टकराएंगी उसी तरफ फोल्ड होगा, बैक साइड कभी भी फोल्ड नहीं होगा। जैसे दो चीजों को, मान लो दो कारों को आप टकराते हैं तो कारों में इस हिस्से पर फोल्ड होगा, बैक साइड पर फोल्ड नहीं होगा। तो उसी तरीके से पूर्वी साइड में आप देखोगे वलित पर्वत नहीं है बल्कि ओल्ड माउंटेन यहां पर मिलता है। तो इस पूरी संरचना को कहा जाता है पश्चिमी कार्डिलेरा। तो पश्चिमी कार्डिलेरा के जितने भी पर्वत हैं दोस्तों कैसे हैं, हम कहेंगे फोल्डिंग पर्वत हैं। और ओल्ड में इस साइड जो मिलेंगे एप्लेशियन टाइप साइड में, तो वो कैसे होंगे, ओल्ड पर्वत होंगे। तो आपको कभी रटना ही नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सा वलित पर्वत है या कौन सा प्राचीन पर्वत है। तो सिंपल कंसेप्ट याद रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पश्चिमी तट पर स्थित सभी के सभी पर्वत कैसे पर्वत हैं, वलित पर्वत का उदाहरण है। और पूर्वी तट पर स्थित अप्लेशियन पर्वत कैसा है, प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। तो इस तरीके से सारी चीजों को आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो अब देखेंगे कि हमें कौन कौन से पर्वतों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले यहां पर आप एक चीज को याद रखेंगे कि जब हम पश्चिमी घाट के पूरे पर्वतों की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से हमें पर्वत मिलने जा रहे हैं, तो उनके जरा एक बार सारे आप ओवरव्यू देखें। तो सबसे पहले यहां जो श्रेणी मिलती है एटलस में देखोगे सेम आपको मिल जाएगा। इस श्रेणी को कहा जाता है ब्रुक्स श्रेणी। तो यहां पर कौन सा पर्वत मिलता है, ब्रुक्स पर्वत। क्लियर। ब्रुक्स पर्वत के नीचे ही आप जाएंगे, यहां पर आपको एक श्रेणी मिलेगी जिसको कहा जाता है अलास्का श्रेणी। तो ब्रुक्स अलास्का, अलास्का के नीचे आप जाएंगे तो दोनों का पेयर याद रखना, ब्रुक्स सबसे पहले मिलेगा, फिर ब्रुक्स के नीचे अलास्का, और फिर यहां पर आपको मिलेगा मैकेंजी। एटलस में देखते जाना सब मिल जाएगा, मैकेंजी पर्वत। और मैकेंजी पर्वत से आप इस तरफ जाएंगे आपको मिलेगी तटीय श्रेणी, कोस्ट रेंज। तो देखो पेयर हो गया ब्रुक्स अलास्का, कोस्ट मैकेंजी। कोस्ट मतलब तटीय श्रेणी और मैकेंजी श्रेणी। इसके बाद आप इस जगह पर आएंगे तो यहां पर आपको एक श्रेणी मिलेगी जिसको कहा जाता है कास्केड श्रेणी। और कास्केड श्रेणी के पास में ही यहां पर आपको एक श्रेणी मिलेगी जिसको कहा जाता है सेरा नवेदा। तो क्या कहा जाता है, सेरा नवेदा। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे बिल्कुल मैक्सिको में, तो यहां पर मिलेगा आपको सेरा माद्रे ओरिएंटल या सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। और उसी तरीके से इधर मिलता है, जो इस साइड मिलता है इस तट पर, उसको कहा जाता है ओरिएंटल। तो कुल मिला के आपको यहां पर 8 श्रेणियां मिलती हैं, ब्रुक्स अलास्का, कोस्ट मैकेंजी, कैस्केड, सेरा नवेदा, सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड सेरा माद्रे ओरिएंटल। तो 8 के 8 पर्वतों की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये 8 के 8 पर्वत कैसे हैं, वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद एक सबसे जो लंबी श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे लंबी श्रृंखला मिलती है, उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, रॉकी पर्वत। क्लियर। तो इस श्रृंखला को क्या कहा जाएगा, रॉकी
पर्वत, तो रॉकी पर्वत, तो ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट मैकेंजी, कैस्केड, सेरा नेवेदा, सेरा मादरे ओरिएंटल, सेरा मादरे ऑक्सीडेंटल इंक्लूडिंग रॉकी। तो ये 9 के 9 जो आपको पर्वत दिख रहे हैं, ये सभी के सभी पर्वत कैसे हैं दोस्तों? वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्डिंग माउंटेन है। लेकिन इसमें याद रखना कि एक अपवाद है, सेरा नेवेदा। तो सेरा नेवेदा को याद रखना कि सेरा नेवेदा यहां पर वलित पर्वत नहीं है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है, BLOCK ब्लॉक माउंटेन। तो सिंपल आपको याद रखना है कि पश्चिमी तट पर सारे के सारे वलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन सेरा नेवेदा यहां पर क्या है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद अगर आप पूर्वी तट पर आते हैं, तो पूर्वी तट पर आपको जो एक पर्वत मिलता है वो है अपलेशियन पर्वत। तो इस साइड आपको क्या मिलेगा? अपलेशियन पर्वत। तो इस तरीके से आपकी पूरी एक पर्वतों की श्रृंखला मिलती है। तो इन सारे पर्वतों को पहले नाम याद रखेंगे, ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट मैकेंजी, कैस्केड, सेरा नेवेदा और सेरा मादरे ऑक्सीडेंटल एंड सेरा मादरे ओरिएंटल, और यहाँ पर रॉकी, और रॉकी के साथ यहाँ पर एप्लेशियन। ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है। सेरा नेवेदा को छोड़कर एप्लेशियन की बात करें यहाँ पर, तो एप्लेशियन यहाँ पर कैसा है? प्राचीन पर्वत है। क्लियर हो गया? अब इन पर्वतों की कुछ चोटियों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इन पर्वतों की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं। तो पहले तो पर्वतों को याद रखेंगे। अब देखें यहाँ पर अगर इनकी चोटियों के बारे में बात करें, तो यहां पर आपको जो ब्रुक्स रेंज मैंने बताया था, तो ब्रुक्स रेंज और उसके नीचे अलास्का रेंज है। तो ब्रुक्स रेंज में कोई भी आपको हाईएस्ट पीक याद नहीं रखना है। अलास्का रेंज में एक हाईएस्ट पॉइंट आपको याद रखना है, माउंट मैकिनले। क्या याद रखेंगे? माउंट मैकिनले। तो अलास्का रेंज का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है, या ऊंची चोटी या पीक का नाम क्या है? माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले की बात करें तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ये अलास्का में स्थित है। अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का। तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो ब्रुक्स अलास्का हो गया। इसके बाद आपको जो दूसरी श्रेणी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन सी है? तटीय श्रेणी, कोस्ट श्रेणी, और कोस्ट के ऊपर क्या? मैकेंजी। मैकेंजी श्रेणी में भी आपको कुछ याद नहीं रखना। यहाँ पर याद रखेंगे किसके बारे में? कोस्ट श्रेणी के बारे में। और कोस्ट श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट लोगन। तो माउंट लोगन की हाइट अगर आप देखोगे तो मैकिनले से थोड़ी सी कम है। तो हम कह सकते हैं कि माउंट लोगन जो है वो उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी थी? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा दोस्तों? माउंट लोगन। तो लेकिन ये किस देश में स्थित है? मैकिनले कहां पर थी? यूएसए में। लोगन कहां पर स्थित है? कनाडा में। तो ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी होगी। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहां पर पूर्णतः यूएसए में आपको एक श्रेणी मिलती है जिसको कहा जाता है कैस्केड श्रेणी। ठीक है, इसी जगह पर जो कॉस्ट लिखा हुआ है इसी के पास में जो रियल श्रेणी है उसका नाम है कैस्केड श्रेणी। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। तो इसका नाम क्या है यहां पर? कैस्केड श्रेणी। ठीक है, यहां पर कौन सी थी? तटीय श्रेणी। तो कैस्केड श्रेणी, और कैस्केड के बगल में यहां पर कौन सा है? सेरा नेवेदा। एटलस में थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहां पर। तो कैस्केड श्रेणी की बात करें तो कैस्केड श्रेणी पर दोस्तों 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं। पहली चोटी का नाम है आपका माउंट रेनियर। रेनियर के नीचे दूसरी चोटी है जिसको कहा जाता है माउंट हुड। हुड के नीचे जो तीसरी चोटी है उसको कहा जाता है माउंट शास्ता। तीनों की चोटियां कहां पर है? कैस्केड श्रेणी पर, यूएसए में स्थित है। लेकिन इन तीनों में सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सी है? माउंट रेनियर हम कहेंगे यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट रेनियर इन तीनों में सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी। कैस्केड के बाद आप जाएंगे यहां पर, इसी के पास में मैंने बताया था कैस्केड के पास क्या है? सेरा नेवेदा। सेरा नेवेदा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट विटनी। माउंट विटनी को संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहा जा सकता है। पहली चोटी कौन सी थी? माउंट मैकिनले। दूसरी ऊंची चोटी हम किसको कह सकते हैं? माउंट विटनी की, जो यूएसए में स्थित है। किस श्रेणी पर स्थित है? सेरा नेवेदा श्रेणी पर। इसके बाद आप नीचे जाएंगे
तो मैक्सिको में दो श्रेणियां मैंने आपको पढ़ाई थी, सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड सेरा माद्रे ओरिएंटल। तो इनमें कोई भी आपको चोटी यहां पर याद रखना नहीं है, सिर्फ श्रेणियों के बारे में याद रखना है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे लंबी श्रेणी है वो है रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी श्रेणी मानी जाएगी, जो एक वलित पर्वत का उदाहरण है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट एल्बर्ट। तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों क्या होगा? माउंट एल्बर्ट। इसके बाद आप इस पश्चिमी तट पर आएंगे, पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर आएंगे तो पूर्वी तट में एक पर्वत दिया हुआ जिसका नाम है एप्लेशियन पर्वत। एटलस में आप देखोगे मिल जाएगा एप्लेशियन पर्वत। इस एप्लेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मिचेल। और एप्लेशियन पर्वत पूर्वी तट पर स्थित है, तो इसका मतलब ये एक वलित पर्वत का उदाहरण नहीं होगा। तो दोस्तों कैसा पर्वत है? एप्लेशियन पर्वत एक प्राचीन पर्वत है। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मिचेल। और इसी पर्वत से मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क के पास में एक नदी है जिसका नाम था हडसन, और वाशिंगटन डीसी के पास में एक नदी है पोटोमैक। तो दोनों नदियों का उद्गम ही कहां से होता था? एप्लेशियन पर्वत से। तो इस तरीके से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख श्रृंखलाओं की बात होती है, जिनको हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत। अधिकांशतः पर्वतों को कहा जाता है पश्चिमी कॉर्डिलेरा, जो सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो आओ इनको एक बार अपन लिखते हैं कि कैसे इन चीजों को लिखना। तो देखें, इन पर्वतों को अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से? दो रेंज मैंने आपको पढ़ाई थी, एक का नाम था ब्रुक्स और दूसरी रेंज का नाम क्या था? अलास्का। तो सबसे पहले यहां पर आप जाएंगे, ये वाला जो बेल्ट है यहां पर, तो इस बेल्ट को यहां तक पूरा, तो इस बेल्ट को क्या कहा जाता है? अलास्का। ये कनाडा और ये यूएसए। अलास्का मैंने बताया था किसका भाग होता है? यूएसए का भाग है। इस अलास्का के अंदर आप जाओगे तो अलास्का में यहां पर आपको जो एक पर्वत श्रेणी मिलती है इस जगह पर, तो यहां पर आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी और एक पर्वत श्रेणी आपको यहां पर मिलेगी। तो दोनों पर्वत श्रेणियों के नामों के बारे में मैंने आपको बताया था। इस श्रेणी को क्या कहा जाता है? ब्रुक्स। और इस श्रेणी को क्या कहा जाता है? अलास्का। तो दो श्रेणियां मिल गई आपको, ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी। ब्रुक्स श्रेणी की मैंने आपको सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताया था कि इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है उस हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो यहां से सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है? माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले की बात करें तो माउंट मैकिनले अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो यूएसए में स्थित है। तो यूएसए की सबसे ऊंची चोटी होगी और उसके साथ हम ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर एक श्रेणी दी हुई थी और एक श्रेणी आपने यहां पर दिखाई थी मैंने। तो इन दोनों श्रेणियों को क्या कहा जाता है? तो यहां पर जो स्थित श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम आपको मैंने बताया था मैकेंजी। क्लियर? जिससे मैंने यूकॉन नदी पढ़ाया था यहां पर। और इस श्रेणी को कहा जाता है तटीय श्रेणी। तटीय को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कोस्ट रेंज। क्लियर हो गया? और इस तटीय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहां पर इसकी सबसे हाईएस्ट पीक मिलता है। तो इस हाईएस्ट पीक को क्या कहा जाता है? माउंट लोगन। एक मिनट। तो इस श्रेणी को क्या कहा जाता है? माउंट लोगन। तो लोगन से क्वेश्चन क्या आता है कि लोगन किस श्रेणी की चोटी है? हम कहेंगे तटीय श्रेणी की है। लोगन मैकिनले के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हम कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ आपको याद रखना है कि जब लोगन की बात की जाएगी तो ये कनाडा में स्थित है। तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा? माउंट लोगन। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले, दूसरी सबसे ऊंची चोटी लोगन, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? लोगन। इसके बाद जो मैंने आपको श्रेणी नेक्स्ट पढ़ाया था, तो अगली श्रेणी आपको यहां पर मिलेगी यूएसए के अंदर और इसी के पास में एक श्रेणी आपको यहां पर मिल जाएगी। इस श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी को क्या कहा जाता है? यहां पर जो रेंज है इसके मैंने आपका नाम पढ़ाया था, इसका कैस्केड। क्लियर? कैस्केड। और इसका नाम क्या आपने लिखा था? सेरा नवेदा।
तो एक आपको यहां पर श्रेणी मिलेगी कैस्केड और उसके साथ में मिलेगी सेरा नेवेदा। और कैस्केड श्रेणी पर दोस्तों मैंने आपको 3 चोटियों के बारे में बताया था कि इस श्रेणी पर 3 चोटियां मिलती हैं। 3 में अगर नाम की बात करें तो 3 चोटियों के नाम क्या हैं? तो यहां पर पहली चोटी का नाम क्या था? रेनियर। रेनियर के बाद दूसरी चोटी का नाम क्या था? हुड। और तीसरी का नाम क्या था? शास्ता। इन तीनों में अगर आपसे पूछा जाए कि कैस्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि रेनियर इसमें सबसे ऊंची चोटी है। सेरा नेवेदा की अगर हम बात करें तो सेरा नेवेदा पर जो सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? माउंट विटनी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विटनी। तो इस तरीके से रेनियर, हुड, शास्ता हो गया और सेरा नेवेदा की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई? माउंट विटनी। नेक्स्ट आप जाएंगे नीचे मैक्सिको वाले भाग में। तो मैक्सिको में जो सबसे नीचे जो श्रेणी दी हुई थी यहां पर, इस श्रेणी का जो नाम था इसको क्या कहा जाता है? शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। और एक श्रेणी सेम इस साइड थी जिसको कहा जाता है सेरा माद्रे ओरिएंटल। आप शॉर्टकट में एसएमओ और एसएमओ के नाम से याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये सारी जो श्रृंखला है ये हमारी किस साइड है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा के भाग है। और मैंने कहा था कि ये सारे के सारे वलित पर्वत हैं, लेकिन सेरा नेवेदा में स्पेशली याद रखना कि सेरा नेवेदा क्या है? यहाँ पर एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण। सभी वलित पर्वत के उदाहरण है, सेरा नेवेदा क्या एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए तो सबसे जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी जो श्रृंखला मिलती है आपको यहां पर, तो यहां से इसका स्टार्ट होगा कनाडा से। तो कनाडा से लेकर यहां पर, तो इस पूरी लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? रॉकी पर्वत। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी श्रृंखला की बात की जाए तो उसका नाम क्या है? रॉकी। और रॉकी पर्वत का विस्तार कहां पर है? कनाडा में भी है और यूएसए में भी है। किस प्रकार का पर्वत? एक वलित पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी यूएसए में मिलेगी, जिसका नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट। तो ये रॉकी पर्वत हो गया। और एक लास्ट पर्वत मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था, जो आपको कहां पर मिलेगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, या आप यूएसए में कह सकते हैं, यूएसए के पूर्वी तट पर। तो इस पर्वत को क्या कहा जाता है? एप्लेशियन पर्वत। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? एप्लेशियन पर्वत। और एप्लेशियन पर्वत कैसा पर्वत? एक प्राचीन पर्वत है। और एप्लेशियन पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी आपको मिलती है उसका नाम क्या है? मिचेल। तो हम कह सकते हैं कि एप्लेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मिचेल। तो इस तरीके से रॉकी पर्वत में और अन्य पर्वतों के साथ सारी आपकी चोटियां कंप्लीट होती हैं। तो इस तरीके से आपको यहां पर याद रखना है कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो सिंपल आपको 2-3 चोटियों के बारे में याद रखना। जैसे हम सबसे पहले बात करें यहां पर माउंट मैकिनले। ठीक है, तो कुछ चोटियां इंपोर्टेंट है, जैसे माउंट मैकिनले। दूसरे नंबर पर मैंने आपको देखो इसका क्रम पूछा है, तो सबसे ऊपर मैकिनले। दूसरे नंबर पर आपको क्या पूछा जाता है? दूसरे नंबर पर क्या है? लोगन। लोगन के बाद अगर आप यहां से क्रम देखोगे तो आपको मिलेगा रेनियर। और रेनियर के बाद आपको मिलेगा हुड। हुड के बाद क्या है? शास्ता। क्लियर। और शास्ता से बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? विटनी। तो इस तरीके से सारी श्रृंखलाओं के बारे में आपको याद रखना है। अब इसको एक बार आप पूरा किस तरीके से लिखेंगे, तो एटलस में देखने के बाद इन सारी श्रृंखलाओं को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की बात करते हैं। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के अंदर आपको रॉकी, ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट मैकेंजी, कैस्केड, सेरा नेवेदा और सेरा माद्रे ओरिएंटल एंड सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल सारे पर्वतों को याद रखना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर जितने भी पर्वत हैं सब वलित पर्वत हैं, लेकिन सिर्फ सेरा नेवेदा को आप यहाँ पर छोड़ देना। ये सिर्फ क्या है? यहाँ पर एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं एक एक करके सभी पर्वतों की कि क्या क्या इसके अंदर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने देखा था ब्रुक्स रेंज, उसके बाद हमने पढ़ा था अलास्का रेंज। तो ब्रुक्स रेंज का विस्तार कहाँ पर है? अलास्का में। ठीक है, यूएसए का पार्ट है। और अलास्का रेंज का भी विस्तार कहाँ पर? अलास्का में, जो यूएसए का पार्ट है। अलास्का रेंज की जब हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं कि अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या मैंने लिखाया था? माउंट मैकिनले, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हुआ?
उसके बाद दूसरा हमने पढ़ाया था आपको ब्रुक्स अलास्का के बाद कॉस्ट श्रेणी। कॉस्ट श्रेणी कहाँ पर थी? कनाडा में इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन, और एक चोटी और मिलती है इसके ऊपर माउंट एलियास। माउंट लोगन की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के नीचे था मैकेंजी जो कनाडा में स्थित है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कैस्केड रेंज। कैस्केड भी यूएसए में, जिस पर 3 चोटियां थी, रेनियर, हुड और एक यहां पर और है शास्ता। इसको लिख लेना यहां पर, शास्ता। तो रेनियर, हुड और शास्ता तीनों में अगर बात की जाए तो रेनियर क्या है यहाँ पर? कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद एक पढ़ाया था सेरा नवेदा रेंज जो यूएसए में स्थित है, यहाँ थोड़ा कट गया है। और सेरा नवेदा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? माउंट विटनी। तो सेरा नवेदा की सबसे ऊंची चोटी, ये एरो हटा देना यहाँ से। तो सेरा नवेदा की ये इसका पॉइंट है, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है सेरा नवेदा। और सेरा नवेदा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या दोस्तों? माउंट विटनी। इसके बाद हम बात करेंगे किसके? रॉकी पर्वत के बारे में। तो रॉकी पर्वत कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। कैसा है? वलित पर्वत है, लेंथ लिखी 3000 किलोमीटर है। सेरा मादरी ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल दोनों ही कहां पर है? मैक्सिको में। इसमें कुछ ज्यादा नहीं याद रखना, रॉकी को इंपोर्टेंट है। इसके बाद एप्लेशियन पर्वत कहां पर है? यूएसए की पूर्वी सीमा पर स्थित है, जो एक प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। ओल्ड माउंटेन है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या था? माउंट मिचेल, ठीक है। ओल्डेस्ट है और रेजिडुअल माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और इसी के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? फॉल लाइन। फॉल लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पोटोमेक और हडसन और उसके अलावा कई नदियां जलप्रपात बनाती, इसलिए इसको वलित पर्वत नाम दिया जाता है। और इसी प्रकार यूएसए में 1-2 पर्वत और याद रखना, आपको एटलस में मिल जाएंगे, जैसे ओचिता पर्वत यूएसए में है और पिड माउंट भी कहां पर है? यूएसए में। पिड माउंट की पोजीशन अगर आप देखोगे, जो एप्लेशियन पर्वत दिया हुआ है, इसी एप्लेशियन पर्वत के बिल्कुल पास में आपको पिड माउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, तो ये सारे आपके पर्वत होते हैं। एप्लेशियन पर्वत, रॉकी पर्वत, उससे पहले आपका कैस्केड पर्वत, ठीक है, कॉस्ट रेंज, ब्रुक्स रेंज, और उससे पहले आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। इसमें सिर्फ एक चीज आपको मैं यहां बना के दिखा दे रहा हूं, तो एक बार चोटियों को जरूर याद रखना। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? एल्बर्ट। ब्रुक्स रेंज की सबसे ऊंची चोटी विटनी। अलास्का, सॉरी, ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है। कोस्ट पर कोई, कोस्ट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? माउंट लोगन। मैकेंजी पर नहीं थी, कैस्केड पर 3 थी, रेनियर, हुड और शास्ता, जिसमें सबसे ऊंची चोटी क्या थी? रेनियर। और सेरा नवेदा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? विटनी। और सेरा, इनमें तो कोई था ही नहीं। एप्लेशियन पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी थी उसका नाम क्या था? माउंट मिचेल। बस इसमें चोटियां याद रखना होता है कि किस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यूएसए की सबसे, पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे जो ऊंची चोटी की बात की जाए वो है विटनी। सेकंड की बात की जाए तो वो है लोगन। और यूएसए की सबसे ऊंची चोटी की बात करें वो है विटनी, और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें वो क्या है? लोगन। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर आपका पूरा कंप्लीट होता है पर्वत। पर्वतों के बाद दूसरी चीज हमें जो इसके अंदर पढ़नी होती है वो है पठार। पठारों के बाद आपको पढ़ना होता है इसमें मैदान, और मैदानों के बाद कुछ मरुस्थल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जिससे आपका ये फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर अगर कुछ पर्वतों की बात की जाए तो ज्यादा पठारों की बात की जाए तो पठारों में दोस्तों सिर्फ आपको देखना होता है कि कौन कौन से पठार कहां पर हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। तो यहां पर आपको जो मैंने तटीय श्रेणी आपको पढ़ाई थी, तो तटीय श्रेणी के पास में यहां पर आपको एक मिलता है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया के पठार की पोजीशन आपको, सॉरी, हाँ, कोलंबिया ही मिलेगा। कोलंबिया का पठार आपको यहां पर मिलेगा, और कोलंबिया के पठार की लोकेशन आपको दोस्तों 2 जगह पर मिल जाती है। यहां पर भी आपको कोलंबिया का पठार मिलेगा और इस जगह पर भी आपको कोलंबिया का पठार मिलेगा, मतलब एप्लेशियन पर्वत के इस साइड आपको कोलंबिया मिलेगा। ऊपर वाले कोलंबिया को कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया, और नीचे वाले को कहा जाता है कोलंबिया स्नैक पर्वत, क्योंकि यहाँ पर स्नैक नदी है, कोलंबिया की साइक नदी। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? ब्रिटिश कोलंबिया, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? कोलंबिया का पठार, जो कहां पर है? पश्चिमी तट पर स्थित है, रॉकी पर्वत के पश्चिम में स्थित है। बस इतना याद रखना होता है।
इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, एक आपको बेसिन मिलेगा जिसका नाम है ग्रेट बेसिन। तो बस आपको पोजीशन याद रखना है, ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, यूएसए में। ये दोनों भी कहाँ पर हैं, तो एक कोलोराडो का, कोलंबिया का पठार कनाडा में, एक यूएसए में है। ग्रेट बेसिन की बात की जाए तो ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, यूएसए में स्थित है। एप्लेशियन रॉकी पर्वत के बिल्कुल दक्षिण में, सेरा नेवादा के पास में आपको मिल जाएगा, एटलस में देखना मिलेगा। उसके बाद आपको एक पर्वत पठार मिलता है जिसको कहा जाता है कोलोराडो का पठार। तो कोलोराडो के पठार की अगर पोजीशन की बात की जाए तो रॉकी पर्वत के बिल्कुल दक्षिण में आपको कोलोराडो का पठार मिल जाएगा। और नदी के साथ में भी मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी, कोलोराडो नदी, जो इसी पठार से प्रवाहित होती है। और इसी पठार पर एक झील है, मीट झील, जो मैंने बताया था कि हुबर और बोल्डर बांध का जलाशय है। इसी पठार पर नदी के द्वारा किए गए कटाव से एक कैनियन बनता है जिसको कहा जाता है ग्रांड कैनियन, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। कोलोराडो पठार के बाद अगर आप देखोगे, इसमें बिल्कुल नीचे चले जाओगे मैक्सिको में, तो वहां पर आपको सेरा माद्रे ओरिएंटल एंड सेरा माद्रे जो ऑक्सीडेंटल था, उन दोनों के बीच में आपको मिल जाता है मैक्सिको का पठार। मैक्सिको के पठार से आप थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे, आपको मिल जाएगा एडवर्ड का पठार। एडवर्ड से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, एक ओजार्क का पठार। मतलब इस सीक्वेंस में चलते जाना, एडवर्ड का पठार, ओजार्क का पठार, और ओजार्क के पठार के ऊपर जाएंगे आपको मिल जाएगा लॉरेंशिया का पठार। तो इस तरीके से पठारों की एक रूपरेखा को सिर्फ याद रखना है कि ये कहां पर है। तो दोबारा से एक देखें, सबसे पहले मिलेगा ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, फिर कोलंबिया स्नेक का पठार, फिर ग्रेट बेसिन, फिर कोलोराडो का पठार, फिर मैक्सिको का पठार, एडवर्ड का पठार, ओजार्क का पठार और लॉरेंशिया का पठार। इन पठारों के बाद जैसे मैंने आपको एक पढ़ाया था पेडमाउंट, तो पेडमाउंट आपका एप्लेशियन के नीचे मिलता है, और ओचिता माउंटेन भी आपको यहाँ पर एटलस में सब मिल जाएगा, देखने की कोशिश करना। इसके बाद जो हडसन बे है, इसी हडसन बे के पास में आपको इस तरीके से पूरा चारों तरफ एक शील्ड मिलेगी, मतलब एक मैदानी क्षेत्र है पूरा। आप एटलस में देखना, इसके चारों ओर मिलेगा, जिसको कहा जाता है कैनेडियन शील्ड। तो कैनेडियन शील्ड, तो इस तरफ पूरा पर्वतीय विस्तार है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, और पश्चिमी कॉर्डिलेरा के इस तरफ क्या है, पूरा कैनेडियन शील्ड है, जो एक अपर्दनात्मक, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा इरोजन होने के कारण ये पूरा माउंटेन रीजन, प्लेन रीजन में चेंज हो चुका है, इसलिए इसको कहेंगे हम क्या, कैनेडियन शील्ड। इसी कैनेडियन शील्ड और रॉकी पर्वत के बीच में एक बहुत बड़ा मैदान मिलता है जिसको कहा जाता है वृहद मैदान, ग्रेट प्लेन। तो ग्रेट प्लेन की पोजीशन क्या है, हम कहेंगे रॉकी पर्वत और कैनेडियन शील्ड के बीच में ये स्थित है। तो इस तरीके से आपको इसके फिजिकल स्ट्रक्चर में पर्वत हो गए। पर्वतों के बाद कुछ पठारों को याद रखना है, और पठारों के साथ जो ग्रेट प्लेन है, ग्रेट बेसिन है, इन चीजों के बारे में याद रखना है। दो दोस्तों यहाँ पर मरुस्थल भी मिलते हैं। तो मरुस्थलों की अगर बात की जाए कि यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल हैं, तो जब यहाँ पर मरुस्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ दो ही मरुस्थल मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सोनेरन मरुस्थल मिल जाएगा, मतलब मैक्सिको में देखेंगे तो यहाँ पर यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर यहाँ पर सोनेरन मरुस्थल और एक मोजावे मरुस्थल, मतलब मैक्सिको में दो मरुस्थल आपको बिल्कुल पश्चिमी तट पर मिलेंगे, सोनेरन मरुस्थल और मोजावे मरुस्थल। तो इस तरीके से ये सारे आपके पर्वत, पठार, मैदान इसमें दो तीन है, मरुस्थल सिर्फ दो ही है। मेन इसमें पठार मिलेंगे, पठार के साथ मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, और आपकी ये सारी चीजें बेसिन वगैरह कंप्लीट होते हैं। एक बार इन सारी चीजों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखो ये सारे पर्वत तो हमने नोट कर लिए थे, ठीक है। एक बार शुरू से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लेते जाना। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के बाद आपका ये सारी चीजें हैं। क्लियर। देखो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, हाँ यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं, जैसे पहले पर्वत पढ़े थे, पर्वतों के बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा के पर्वतों के बाद हेडिंग डाल सकते हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा के प्रमुख पठार। तो पठारों में आप सबसे पहले मैंने बताया था आपको ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कहाँ पर है, कनाडा में स्थित है, बिटवीन किसके बीच में, कोस्ट रेंज और रॉकी पर्वत के बीच में आपको मिल जाएगा। इसको सी ऑफ माउंटेन, मतलब पर्वतों का सागर कहा जाता है। एक फैक्ट याद रख लेना,
फिर उसी के नीचे के पार्ट को क्या कहते हैं, कोलंबिया स्नैक पठार, ये भी कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। वॉल्केनिक प्लेटू है जहां पर बेसाल्ट वगैरह चट्टानें मिल जाती हैं, किसके बीच में, कैस्केड रेंज और रॉकी रेंज के बीच में है। इसी के नीचे तीसरे नंबर पर आपको मैंने बताया था ग्रेट बेसिन, तो ग्रेट बेसिन आपकी जो सेरा नेवेदा था, सेरा नेवेदा और रॉकी के बीच में मिल जाएगा। इसको वैसे तो बेसिन है, प्लेटू है, बेसिन का मतलब क्या होता है, जैसे वाश बेसन, तो बेसिन इस तरीके का भाग रहता है जिसमें आप पानी भर सकते हैं, तो इस तरीके की एक कटोरे नुमा संरचना मिलती है बेसिन, जो एक इंटर कॉन्टिनेंटल माउंटेन है, मतलब पर्वतों से घिरा हुआ एक पठार टाइप का है, जिसको कहा जाता है ग्रेट बेसिन। कोलोराडो की बात करें तो कहां पर है, यूएसए में, ये भी इंटरनेंटल प्लेटू है, मतलब ये भी पर्वतों से घिरा हुआ अंतः पठारी पर्वत कहा जाता है इसको, अंतः पठारी पर्वत, इंटर माउंटेन प्लेटू है रॉकी का। मोजावे मरुस्थल मैंने आपको बताया था कहां पर, यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर। सोनेरन डेजर्ट आपका कहां पर, मैक्सिको में। मैक्सिको का पठार कहां पर, मैक्सिको में सेरा मादरे ओरिएंटल और सेरा मादरे ऑक्सीडेंटल के बीच में स्थित है। एडवर्ड का प्लेटू कहां पर है, यूएसए में। ओजार का प्लेटू कहां पर है, यूएसए में। इसके बाद सेंट्रल प्लेन, सेंट्रल प्लेन और याद रखना, मध्य मैदान यूएसए में, लॉरेंसिया का पठार कनाडा में, कैनेडियन शील्ड भी कनाडा में। ग्रेट प्लेन कहां पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, किसके बीच में है, रॉकी पर्वत और कैनेडियन शील्ड के बीच में। यूएसए में एक पर्वत और मिलता है, हॉर्न का पठार, जो कहां पर है, कनाडा में है। तो इस तरीके से दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का फिजिकल स्ट्रक्चर पूर्णतः कंप्लीट होता है, जिसमें 4 भागों में नॉर्मली इसको डिवाइड किया जाता है। पश्चिमी भाग को कहा जाता है पश्चिमी कॉर्डिलेरा का क्षेत्र, दूसरा नंबर होता है इसके बीच में वृहद मैदान का क्षेत्र, तीसरा जो इस साइड है उसमें आपका जो क्षेत्र आता है उसको कहा जाता है कैनेडियन शील्ड। तो 3 भागों में ये डिवाइड होता है। चौथा भाग होता है आपका एप्लेशियन पर्वत का, मतलब चाहो तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे आप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आप बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा जरा सा बना लेते हैं इस तरह समझने के लिए। तो नॉर्थ अमेरिका में ये जो पश्चिमी भाग है पूरा, मतलब ये जो पूरा पश्चिमी भाग है इस तरीके से, तो ये पूरे पश्चिमी भाग में अगर किसी चीज़ का विस्तार मिलता है यहाँ पर, तो इस पूरे पश्चिमी भाग में आपका जो श्रृंखला मिलती है, तो ये पूरे का पूरा पश्चिमी क्षेत्र किसका कहलाएगा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। क्लियर। तो एक रीजन तो आपका ये मिल जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का रीजन। दूसरे क्षेत्र की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये जो बीच का क्षेत्र है पूरा, तो ये पूरा बीच का जो ग्रीनरी क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाएगा यहाँ तक, तो ये है आपका सेंट्रल प्लेन का एरिया। तो 2 क्षेत्र हो गए। क्लियर, यहाँ तक पूरा फैला हुआ इस तरीके से। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र आपका आता है, तो इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता है, मैंने बताया था कि ये इरोजनल प्लेन है, मतलब आपका अपर्दन और अपक्षय के कारण ये बना हुआ है। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कैनेडियन शील्ड। और इसके बाद अगर आप चौथे क्षेत्र में आप जाएंगे तो इस चौथे क्षेत्र में दोस्तों क्या आ जाता है यहाँ पर, एप्लेशियन पर्वत। तो पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम 4 मुख्यतः भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्लियर। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अगर फिजिकल स्ट्रक्चर में देखें तो 4 मुख्य भागों में डिवाइड किया जाएगा। इसमें सबसे पहला जो भाग है इसको क्या कहा जाएगा, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। एक मिनट, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। क्लियर। दूसरा जो आपका यहां पर क्षेत्र आ जाएगा वो आ जाएगा वृहद मैदान, और इस तरफ जो क्षेत्र आ जाता है ये पूरा है आपका कैनेडियन, इस तरीके से लिखा मिल जाएगा कैनेडियन शील्ड। और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो 3 क्षेत्र हो गए। चौथे क्षेत्र की यहां पर बात करें तो ये जो आपका क्षेत्र है ये किसका है, एप्लेशियन पर्वत का। तो इस तरीके से पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के फिजिकल स्ट्रक्चर को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पश्चिमी कॉर्डिलेरा के अंदर आपका ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट, मैकेंजी, कैस्केड, सेरा नेवेदा,
सहरा मादरी ओरिएंटल, सहरा मादरी ऑक्सीडेंटल, और सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर रॉकी एप्लेशियन पर्वत में आपका एप्लेशियन पर्वत ही आएगा, और इसके बाद छोटे छोटे मैदान पर्वत पठार में आपके सारी चीज़ें शामिल होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में एक बार पूरी चीज़ों को समझ लें। इस पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आज से आपकी लास्ट क्लास है दोस्तों। इस क्लास में आपको समझ लेना कि अभी तक हमने पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका अंदर में मैंने जो आपको सबसे पहली क्लास दी थी वो था आपका देश और राजधानियों के बारे में कि इसकी कैपिटल और कंट्री कौन कौन सी हैं। दूसरे नंबर पर हमने जो पढ़ा था उसकी आउटलाइन के बारे में। आउटलाइन के अंदर हमने सारी चीज़ों को कवर कर दिया था, जिसके अंदर आपने इसमें आप देखोगे तो सारे के सारे सागरों के बारे में, सागर के बाद आप देखोगे पूरी की पूरी आपकी जो गल्फ वगैरह थे, खाड़ियाँ वगैरह मैंने आपको करा दी थी, जितने भी आइलैंड थे वो कंप्लीट करा दिए थे, जितने भी पेनिनसुला थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आउटलाइन के बाद जो तीसरी क्लास है हमारी उसके अंदर आप चाहें तो लेक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। एक लेक्चर लिया था जिसके अंदर मैंने आपको पूरा रिवर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है। और अब आपका जो बचता है लास्ट जो वीडियो है आपका, वो आपकी जो क्लास है वो इसका पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता है, जिसके अंदर 4 चीज़ें आपके बारे में पढ़ाई हुई है मैंने। पर्वत, ठीक है, माउंटेन, पर्वत के बारे में, दूसरा इसके पठारों के बारे में, प्लेटू के बारे में हमने कवर किया, कुछ मैदान थे वो भी हमने कवर कर दिए, और कुछ इसके अंदर मरुस्थलीय भाग थे उनके बारे में हमने कवर कर लिया। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो कुल मिला के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। तो इन सारी क्लासों के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जितनी भी आपने 5 से 6 क्लासें मैंने टोटल दी हैं, इन सारी क्लासों के दोस्तों में आपको इनके MCQ भी स्टार्ट करा दूंगा, मतलब आपके कुछ प्रैक्टिस सेट में बनाऊंगा जिसके अंदर आप सभी क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर सकते हैं और आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।